नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। जी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी डांसर कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा के बीच का जो विवाद है। खास तौर पर चहल ने उन पर जो बेवफाई के आरोप लगे थे उन पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। बिल्कुल। और ये जो हमारी आज की बातचीत है ये आधारित है अक्टूबर 2025 के कुछ अखबारों पर, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स पर। हाँ। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, मातृभूमि है, इनकी रिपोर्ट्स इसमें शामिल है। और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि युजवेंद्र चहल का पक्ष क्या है, जैसा उन्होंने सामने रखा है। हाँ, ये जानना जरूरी भी है क्योंकि मामला एक हाई प्रोफाइल जोड़े से जुड़ा है। तलाक भी हाल ही में हुआ है इनका। जी। और मामला तब गरमाया जब धनाश्री वर्मा ने एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में कुब्रा सैद से बात करते हुए ये आरोप लगाया कि चहल ने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही उन्हें धोखा दिया था। तो आज हमारा मकसद यही है कि ये जो भी स्रोत हमारे पास हैं, इनके आधार पर चहल के दावे क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं, उनको जरा समझें। बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर बात करें। मतलब यहाँ हम सिर्फ जो तथ्य सामने रखे गए हैं या जो बयान दिए गए हैं उन पर ही ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, उस मूल आरोप से जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी। जी। धनाश्री वर्मा ने राइज एंड फॉल जैसे एक बड़े सार्वजनिक मंच पर यह दावा किया कि शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उन्होंने युजवेंद्र चहल को उन्हें धोखा देते हुए पकड़ा था। यह अपने आप में काफी सनसनीखेज आरोप है। हाँ बिल्कुल। यहाँ सबसे पहले जिस बात पर शायद गौर करना चाहिए वो है इस बयान का मंच और समय। हाँ। मतलब ये बयान आया तलाक के बाद, और वो भी एक रियलिटी टीवी शो पर। सही। और रियलिटी शोज तो अक्सर मतलब अपने ड्रामा और चौंकाने वाले खुलासों के लिए ही जाने जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसे मंच पर दिए गए बयान का एक खास संदर्भ होता है जो सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि शायद मनोरंजन और टीआरपी के दबाव से भी प्रभावित हो सकता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब आते हैं युजवेंद्र चहल के जवाब पर। जी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया। उनका सीधा कहना था, मैं खिलाड़ी हूं और मैं धोखा नहीं देता। मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी पेशेवर पहचान को अपने व्यक्तिगत चरित्र से जोड़ा है। हाँ, ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये अपनी छवि को मतलब आरोपों के बिल्कुल उलट वैसा दिखाने की कोशिश है। हाँ। खिलाड़ी शब्द का इस्तेमाल यहाँ शायद ईमानदारी, खेल भावना, इन मूल्यों से जुड़ने का एक तरीका हो सकता है जो धोखा देने के विचार के बिल्कुल विपरीत है। ये एक सोची समझी प्रतिक्रिया लगती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही चहल ने अपने बचाव में एक और काफी मजबूत तर्क दिया है। ऐसा लगता है। क्या? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शादी चली 4.5 साल। अच्छा। तो उनका सवाल सीधा है, अगर कोई 2 महीने में ही चीट करता तो इतना लंबा रिलेशनशिप चलता क्या? ये सवाल सीधे सीधे धनाश्री के आरोप के समय पर निशाना साधता है। हाँ, ये तर्क मतलब सीधे तौर पर रिश्ते की जो अवधि है और जो शुरुआती बेवफाई का आरोप है उसके बीच एक विरोधाभास खड़ा करता है। सही। चहल का कहना है कि भाई अगर आरोप इतने गंभीर थे और इतने शुरू में लगे थे तो रिश्ता इतने लंबे समय तक कैसे खिंच गया। ये सार्वजनिक विवादों में बचाव की एक मतलब क्लासिक रणनीति कह सकते हैं। हाँ। समय की कसौटी पर आरोप को परखने की चुनौती देना। ये सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई एक तरफ शुरुआती विश्वासघात का आरोप है, दूसरी तरफ एक लंबी चली प्रतिबद्धता दिख रही है। लेकिन क्या ये तर्क पूरी तरह से मजबूत है? मतलब कई बार ऐसा भी तो होता है कि रिश्ते कई वजहों से कड़वाहट के बावजूद भी खिंच जाते हैं। हाँ। सिर्फ रिश्ते की अवधि हमेशा उसकी सेहत या सच्चाई का पैमाना तो नहीं हो सकती ना? नहीं, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये इस तर्क की एक संभावित कमजोरी कही जा सकती है। रिश्तों की अपनी जटिलता होती है। बाहर से जो अवधि दिखती है हो सकता है वो अंदर की सच्चाई को छुपा रही हो। हाँ। लेकिन सार्वजनिक बहस में ये एक शक्तिशाली भावनात्मक तर्क बन जाता है। सही। चहल इसका इस्तेमाल जनता की नजर में अपनी विश्वसनीयता बनाने और आरोप की गंभीरता को शायद कम करने के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ बस उनके तर्क की बनावट और रणनीति को समझ रहे हैं, उसकी सच्चाई का फैसला नहीं कर रहे हैं। ये समझना अहम है। अच्छा, चहल ने अपने इंटरव्यू में ये भी साफ कर दिया कि उनके लिए ये चैप्टर अब उनके शब्दों में खत्म हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त। वो जोर दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि बाकी सब भी ऐसा ही करें। जी, ये बयान अक्सर तब आता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जांच और लगातार जो अटकलें लगती हैं उनसे थक जाता है। हाँ। और मामले को पीछे छोड़ना चाहता है। ये एक तरह से सार्वजनिक चर्चा पर रोक लगाने की अपील भी है।
इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक थोड़ी तीखी टिप्पणी भी की जो शायद उनके अंदर की हताशा या फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कोट एंड कोट, अभी भी कई लोग उस चीज को पकड़े हुए हैं, अभी भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है, वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं, मुझे कोई चिंता या असर नहीं पड़ता। ये उनका सीधा उद्धरण है। ये टिप्पणी सिर्फ आगे बढ़ने की घोषणा से ज्यादा लगती है। हाँ बिल्कुल। इसमें कड़वाहट है और शायद एक कटाक्ष भी है। ये जो हिस्सा है, घर मेरे नाम से चल रहा है, ये खासतौर से ध्यान खींचता है। हाँ, क्यों कहा होगा ये? ये न केवल मामले को खत्म करने की इच्छा दिखाता है, बल्कि इसमें वित्तीय पहलू का भी एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है। अच्छा। शायद जो चल रहे दायित्व हैं या समझौते हैं, उनकी तरफ इशारा हो सकता है, जो दिखाता है कि भावनात्मक अलगाव के साथ साथ वित्तीय अलगाव की भी अपनी जटिलताएं होती हैं। झगड़े में एक और परत जोड़ने वाला जानबूझकर किया गया संचार हो सकता है। हाँ, ये टिप्पणी मामले को और पेचीदा बना देती है। चहल ने ये भी जोर देकर कहा कि ये आखिरी बार है जब वो अपने अतीत पर कुछ बोल रहे हैं। मेरे लिए चैप्टर क्लोज्ड है, मैं अपनी जिंदगी और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, उन्होंने आखिर में कहा। जी। और एक बात और कही, 100 बातें चलती हैं, लेकिन सच केवल एक होता है और जो मायने रखते हैं वे इसे जानते हैं। ये बयान मतलब उनकी तरफ से इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगाने का एक और प्रयास है। चैप्टर क्लोज्ड कहना एक अंतिम निर्णय जैसा लगता है। हाँ। उनकी प्राथमिकता अब साफ तौर पर उनका करियर यानी खेल और भविष्य है। और ये जो बात है, सच केवल एक होता है और जो मायने रखते हैं वे इसे जानते हैं। ये भी दिलचस्प है। हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? ये एक तरह से सार्वजनिक राय को खारिज करना है और ये दावा करना है कि भाई जो मेरे करीबी लोग हैं वो सच्चाई जानते हैं और बस वही मायने रखता है। अच्छा। ये भी सार्वजनिक शख्सियतों द्वारा अपनी छवि और कहानी पर नियंत्रण वापस पाने की एक आम कोशिश होती है। चलिए अब जरा इस रिश्ते की पूरी टाइमलाइन और तलाक के आसपास की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि सूत्रों में बताया गया है जी। इनकी मुलाकात हुई थी कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस क्लास में। काफी मॉडर्न शुरुआत। हाँ बिल्कुल। फिर दिसंबर 2020 में इन्होंने शादी की। फरवरी 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी और आखिरकार तलाक इस साल की शुरुआत में शायद मार्च 2025 में फाइनल हो गया। जी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तलाक की प्रक्रिया को आईपीएल 2025 सीजन शुरू होने से ठीक पहले तेजी से पूरा किया गया। हाँ, ये टाइमलाइन कुछ अहम बातें बताती हैं। एक तो रिश्ते की शुरुआत बहुत ही आज के जमाने की तरह हुई, ऑनलाइन लॉकडाउन में। हाँ। दूसरा, शादी लगभग 3.5 साल चली, जिसके बाद आपसी सहमति से तलाक हुआ। जी। और तीसरा और शायद सबसे रणनीतिक पहलू वो है तलाक के फाइनल होने का समय। आईपीएल से ठीक पहले। हाँ, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले से फाइनल करना ये संकेत दे सकता है कि भाई व्यक्तिगत मामलों को जल्दी निपटाकर पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा थी या जरूरत थी। हाँ, हो सकता है। हाई प्रोफाइल लोग अक्सर अपने करियर के जो महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं ना, उनसे पहले निजी जिंदगी के बड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और खबरों में ये भी आया कि तलाक के समझौते के तहत धनाश्री वर्मा को 4.5 करोड़ रुपए की एलिमनी यानी गुजारा भत्ता दी गई है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि चहल या धनाश्री किसी ने भी नहीं की है। हाँ, ये रकम अगर सही है तो इस हाई प्रोफाइल तलाक के एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू को दिखाती है। जी। ऐसे मामलों में एलिमनी या सेटलमेंट की राशि अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है। ये शादी की अवधि, दोनों की आय क्षमता, जीवन स्तर, आपसी बातचीत, ऐसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इस रकम का जिक्र भले ही अपुष्ट हो, आगे जो घटनाएं हुई उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बल्कि कहें तो काफी नाटकीय मोड़ आता है। क्या? सूत्रों के अनुसार जिस दिन चहल और धनाश्री का तलाक फाइनल हुआ, उसी दिन चहल ने खास टी शर्ट पहनी थी। अच्छा। जिस पर लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, मतलब अपना शुगर डैडी खुद बनो। अरे वाह। हाँ, और बाद में जब राज शमानी के पॉडकास्ट पर उनसे इस टी शर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने ये जानबूझकर किसी को एक संदेश भेजने के लिए पहनी थी। उन्होंने कहा, मैं ड्रामा नहीं करना चाहता था, मैं बस एक संदेश भेजना चाहता था और मैंने भेजा। वाह, ये टी शर्ट वाला किस्सा महज एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरह का जिसे कहते हैं परफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, उसका बढ़िया उदाहरण है। हाँ हाँ बिल्कुल। तलाक के दिन एलिमनी की खबरों के बीच बी योर ओन शुगर डैडी
जैसा नारा पहनना ये शब्दों के बिना एक बहुत शक्तिशाली बयान है। ये आत्मनिर्भरता का, वित्तीय स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है, या शायद एलिमिनी की धारणा पर एक सीधी टिप्पणी। हाँ, शायद। और चहल का ये मानना कि ये एक संदेश था, इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। जी। ये दिखाता है कि सार्वजनिक हस्तियां अपने अलगाव की कहानी को आकार देने के लिए कैसे प्रतीकों और गैर मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करती हैं, खासकर जब सीधे टकराव से बचना हो। ये उनके द्वारा सार्वजनिक कहानी पर नियंत्रण पाने का एक और प्रयास था, ऐसा लगता है। वाकई ये दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में इशारे भी कितने मायने रखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जरा वर्तमान स्थिति की। आजकल युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महवश के साथ जोड़ा जा रहा है। जी। क्या जानकारी है हमारे सूत्रों में इस बारे में? हाँ, जो रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं उनके अनुसार चहल और आरजे महवश को साथ में डिनर करते हुए देखा गया है। अच्छा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि महवश इस साल IPL 2025 सीजन के दौरान भी चहल के साथ थी, जब वो पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा थे। ये सब बातें उनके बीच एक नए रिश्ते की अटकलों को हवा दे रही हैं। और हाल ही में एक और घटना हुई। कॉमेडियन समय रैना के साथ आरजे महवश का कोई कोलैबोरेशन वीडियो था। हाँ, सुना मैंने भी। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मजाक में चहल पर कोई कटाक्ष या डिग किया गया था। ये भी चर्चा का विषय बना। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि जिन स्रोतों को हमने देखा है उनके अनुसार न तो युजवेंद्र चहल और न ही आरजे महवश ने अपने इस कथित रिश्ते की कोई आधिकारिक पुष्टि की है। हाँ, ये जरूरी बात है। सार्वजनिक रूप से साथ देखे जाने या सोशल मीडिया पर जो मजाकिया बातचीत होती है उसको सीधे तौर पर रोमांटिक रिश्ते का सबूत मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। सही। हमें जो रिपोर्ट की गई घटनाएं हैं, जो अफवाहें हैं और जो पुष्टि किए गए तथ्य हैं, उनके बीच सावधानी से अंतर करना चाहिए। बिल्कुल। जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, ये सब अटकलें ही मानी जानी चाहिए। और वो जो कटाक्ष वाला वीडियो है, हाँ, वो भी सोशल मीडिया के हल्के फुल्के मजाक का हिस्सा हो सकता है। उसका कोई गहरा अर्थ निकालना शायद सही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तथ्यों और अटकलों में फर्क करना जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा का एक सार निकालें। जी। युजवेंद्र चहल ने धनाश्री वर्मा द्वारा लगाए गए बेवफाई के आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। हाँ। उन्होंने अपनी दलील के तौर पर अपनी 4.5 साल चली शादी की अवधि का हवाला दिया है। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इस मामले को पीछे छोड़ चुके हैं, अपनी जिंदगी और क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अब इस पर और बात नहीं करना चाहते। उनकी टिप्पणियों में मामले को खत्म करने की इच्छा के साथ साथ कुछ हताशा और शायद वित्तीय पहलू के संकेत भी मिलते हैं। हमने उनके रिश्ते की टाइमलाइन को भी देखा। ऑनलाइन मुलाकात से लेकर शादी, फिर तलाक। हाँ। और उसके बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि वो शुगर डैडी टी-शर्ट और जो हालिया अफवाहें चल रही हैं। जी। ये पूरा प्रकरण एक बार फिर इस बात को दिखाता है कि सार्वजनिक हस्तियों के लिए अपने निजी जीवन, खासकर तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों को मीडिया की लगातार निगरानी में संभालना कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता होगा। सार्वजनिक बयान, रणनीतिक इशारे, अफवाहें और असलियत के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है, जिसे बाहर वालों के लिए समझना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। ये मामला सेलिब्रिटी कल्चर, मीडिया कवरेज और व्यक्तिगत कहानी कहने की जो रणनीतियां होती हैं, उनका एक दिलचस्प अध्ययन पेश करता है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी, जब सार्वजनिक हस्तियों के निजी जीवन के ऐसे आरोप प्रत्यारोप मीडिया के जरिए हम तक पहुंचते हैं, तो हमें उनके निजी आचरण और उनके पेशेवर प्रदर्शन के बीच रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या किसी कलाकार या खिलाड़ी के निजी विवादों का असर उनके काम के प्रति हमारे नजरिए पर पड़ना चाहिए, या हमें दोनों को अलग अलग देखना चाहिए? इस पर सोचा जा सकता है।